दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय मूव। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच न घुटनों में हो न रिश्तों में। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। ये किस्सा शुरू हुआ सितंबर 1976 में। बेल्जियम में एंटवर्प नाम का एक शहर है। यहाँ एक सदी पुराना रिसर्च संस्थान है, प्रिंस लियोपोल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन। शॉर्ट में इसे कहते हैं ITM। सितंबर 1976 में एक रोज इस इंस्टीट्यूट को एक स्पेशल पार्सल मिला, एक गहरे नीले रंग का थर्मस। वैसा ही ठंडा गर्म थर्मस जिसके भीतर हम दूध, चाय, सूप, कॉफी या जूस जैसे लिक्विड रखते हैं। मगर उस नीले थर्मस में ये चीजें नहीं थी। उसके भीतर थे बर्फ के कुछ टुकड़े जो पिघलकर पानी बन गए थे। उसी पिघले हुए बर्फ में तैर रहा था मेन पार्सल, कुछ छोटी छोटी शीशियां जिनमें खून भरा था। किसने भिजवाया था ये अजीब सा पार्सल? क्या कहानी थी उन खून से भरी शीशियों की? इस पार्सल का एक बेहद क्रूर और जानलेवा बीमारी से क्या संबंध है? अफ्रीका के एक देश में फैल रही एक नई महामारी से क्या कनेक्शन है, इसका विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। वो पार्सल बहुत दूर अफ्रीका से बेल्जियम आया था। तब अफ्रीका में जाइर नाम का एक देश हुआ करता था। आज इसी जाइर को हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पुकारते हैं। उन दिनों बेल्जियम के एक डॉक्टर जाइर में पोस्टेड थे। उनकी एक पेशेंट थी किसी चर्च की नन। डॉक्टर पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि उस नन को क्या बीमारी हुई। बस इतना मालूम था कि ये रहस्यमय बीमारी जाइर के और भी कुछ लोगों को हुई थी, कई तो मर भी गए हैं। बीमारी की पहचान किए बिना इलाज कैसे होता, इसलिए उस डॉक्टर ने नन का ब्लड सैंपल ITM भिजवाया था। यहाँ ITM में जब शोधकर्ताओं ने उस ब्लड की कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो हैरान रह गए। उन्हें दिखा एक बड़ा सा विषाणु, देखने में किसी बल्ब के फिलामेंट जैसा। देखकर लगता था सेवई की कोई लंबी सी लड़ी हो। ये विषाणु अपने आकार प्रकार में एक हालिया खोजे गए मार्बर्ग वायरस से मेल खाता था। इस वायरस की कहानी भी अफ्रीका से जुड़ी थी। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये बात है 1967 की। एक रोज युगांडा से निकले दो जहाज जर्मनी के दो शहर फ्रैंकफर्ट और मार्बर्ग पहुंचे। ये दोनों जहाज अपने साथ लाए थे युगांडा के बंदर। इन बंदरों को मेडिकल रिसर्च की मंशा से मंगवाया गया था, मगर इनके जर्मनी पहुंचने के बाद एक अजीब सी चीज होने लगी। यहाँ जिन प्रयोगशालाओं में इन बंदरों पर रिसर्च हो रही थी, वहां काम करने वाले लोग एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आने लगे। ऐसे करीब 32 केस सामने आए, जिनमें से 7 की मौत हो गई। रिसर्चर्स को पता चला ये सब एक नए वायरस संक्रमण का शिकार हुए हैं। चूंकि इसका पहला केस मार्बर्ग शहर में मिला था, इसलिए इसका नाम भी मार्बर्ग वायरस रख दिया गया। ITM के वैज्ञानिकों को थर्मस में आए उन ब्लड सैंपल्स के भीतर मार्बर्ग जैसा ही एक विषाणु दिखा था। पहले उन्हें लगा यह भी मार्बर्ग है, मगर काफी खोजबीन के बाद यह अनुमान गलत निकला। पता चला वो एक बिल्कुल नए टाइप का वायरस था, ऐसा वायरस जिसे दुनिया पहली बार देख रही थी। कौन सा वायरस था ये? इसका पहला केस सामने आया था जाइर के याम्बुकू गांव में। इसके पास से एक नदी बहती है। स्थानीय लोग इस नदी को लेकबाला बुलाते हैं। करीब 250 किलोमीटर लंबी ये लेकबाला नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी कॉन्गो रिवर की सहायिका है। इसी लेकबाला नदी का एक और नाम है इबोला। इसी इबोला नदी के नाम पर वैज्ञानिकों ने उस विषाणु को नाम दिया इबोला वायरस। आप इस वायरस से वाकिफ होंगे। 2014 से 2016 के बीच इसने अफ्रीकी देशों में बड़ा तांडव मचाया था। 1976 से अब तक के इतिहास में ये वायरस से उपजी सबसे बड़ी महामारी थी। कैसे हुई थी इसकी शुरुआत? अफ्रीका में गिनी नाम का एक देश है। यहाँ मेलियांडोउ नाम का एक गांव है। इस गांव के बाहर एक बड़ा सा पेड़ था। इसके भीतर बहुत बड़ा सा एक कोटर था। इस कोटर के भीतर चमगादड़ों की एक बस्ती थी। गांव के बच्चे अक्सर इस पेड़ पर चढ़कर खेला करते। खेल खेल में बच्चे कई बार उस कोटर के भीतर हाथ डालकर चमगादड़ भी पकड़ते। कई बार उन चमगादड़ों को छोटी लकड़ी पर बांध लेते और आग में उन्हें भून कर खाते। उस गांव में एक छोटा सा बच्चा था, एमिले ओउआ मोनो। गांव के बाकी बच्चे भी खेलकूद के लिए एमिले को उस पेड़ के पास लाते थे।
दिसंबर 2013 की बात है। एक रोज एमिले खेलकूद के बाद अपने घर लौटा। शाम होते होते उसे तेज बुखार चढ़ गया। लोगों ने सोचा हद से हद मलेरिया हुआ होगा, मगर एमिले का शरीर किसी भट्टी की तरह तपने लगा। उल्टियां होने लगी, वो मर गया। कुछ रोज बाद इसी तरह उसकी बहन भी मर गई, फिर माँ, दादी सब मर गए। इनके झाड़ फूंक के लिए आई गांव की एक और महिला भी मर गई। जिस नर्स ने इनका इलाज किया था वो भी मर गई। इसी घटना के साथ साथ गांव में एक बात और हुई। वो पेड़ याद है जिसके भीतर चमगादड़ों की कॉलोनी थी? उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का एक बड़ा सा छत्ता था। एक रोज किसी ग्रामीण की उस पर नजर पड़ी। शहद निकालने के लिए उसने मधुमक्खी के छत्ते में आग लगा दी। पूरे पेड़ ने आग पकड़ ली। उस जलते हुए पेड़ से चमगादड़ों की बारिश होने लगी। उसी कोटर में सोए चमगादड़ जलकर नीचे गिरने लगे। ग्रामीणों ने अपने हाथ से मरे हुए चमगादड़ों को इकट्ठा किया। 45 किलो वाली चावल की बोरियों को मिलाएं तो करीब 6 बोरियों जितने चमगादड़ जमा हुए। ग्रामीणों ने उन्हें गांव के ही पास एक जगह फेंक दिया। तब कोई नहीं जानता था कि उस पेड़ के इर्द गिर्द शुरू हुई कहानी एक भीषण महामारी का रूप लेने वाली है। जंगल की आग जैसी रफ्तार से पूरा गांव एमिले वाली बीमारी की चपेट में आ गया। हर घर से लाशें उठने लगी। 60 दिनों के भीतर यह बीमारी पूरे गिनी में फैल चुकी थी। ये इतनी संक्रामक थी कि अप्रैल 2014 आते आते गिनी के अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, लाइबेरिया, साउथ सूडान, सियरा लियोन, गेबन, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका इबोला महामारी की चपेट में आ चुके थे। इस महामारी के बारे में एक्सपर्ट्स को क्या पता चला? देखिए, इबोला फिलोवायरस समुदाय का एक विषाणु है। ये विषाणु फिलोवायरिडी नाम की एक वायरस फैमिली का हिस्सा है। ये वायरस इंसान में हेमोरॉजिक फीवर पैदा करते हैं। हेमोरॉजिक मतलब इंसान के शरीर के भीतर ब्लीडिंग होना। जैसे आपने ब्रेन हैमरेज के बारे में सुना होगा, उसका मतलब होता है मस्तिष्क या इसके आसपास के हिस्से में अंदरूनी ब्लीडिंग होना। इबोला विषाणु का भी ऐसा ही असर होता है। इसमें इंसान को बहुत तेज बुखार आता है, फिर उल्टी, दस्त जैसे लक्षण उभरते हैं। शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगती है। संक्रमित लोगों में से करीब 50 से 90% मारे जाते हैं। कैसे फैलता है इबोला? ये इंसानों से इंसानों में फैलता है। ये किसी संक्रमित इंसान के बॉडी फ्लूइड जैसे पेशाब, थूक, पसीना, उल्टी, मां का दूध और यहां तक कि वीर्य के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अगर शरीर में कोई जख्म है या त्वचा कहीं से कट गई है तो उस रास्ते भी वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये आंख, पलक, नाक और मुंह के रास्ते भी शरीर में एंट्री ले सकता है। किसी संक्रमित इंसान के संपर्क में आई सतह या सामान जैसे चादर, कपड़ा, बैंडेज, सुई या किसी मेडिकल उपकरण से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। यहां तक कि इबोला संक्रमण से मरे किसी शख्स के संपर्क से आने पर भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। ये तो हुई इंसानों से इंसानों में फैलने वाले संक्रमण की बात। अब बड़ा सवाल यह है कि विषाणु इंसानों तक कैसे पहुंचता है। यही सवाल इबोला की सबसे बड़ी मिस्ट्री। कैसे? बताते हैं। वायरस अपने आप बहुत वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकता, ना ही ये अपने आप अपनी कॉपीज बना सकता है। इसके लिए इसे एक जिंदा जीव की जरूरत पड़ती है, जिसे वायरस का होस्ट या मेजबान कहते हैं। ये कोई जानवर, पौधा या फंगस या माइक्रोब कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी लिविंग संरचना जिसकी कोशिका मशीनरी वायरस के रिप्रोडक्शन में मुफीद हो। इबोला उस श्रेणी का वायरस है जो अपने मेजबान जीव के भीतर रहते हैं और गाहे बगाहे ही इंसानों के भीतर जंप मारते हैं। ऐसे वायरस जूनोसिस कहलाते हैं। जूनोसिस माने ऐसा वायरस जो किसी जानवर से जंप करके इंसानों में पहुंचता हो। इबोला का केस बहुत क्यूरियस है, इसलिए कि 1976 में पहली बार खोजे जाने के बाद से अब तक ये कंसिस्टेंटली मौजूद नहीं रहा। 1977 के बाद करीब 17 साल पूरी तरह गायब रहने के बाद ये 1994 में फिर सामने आया। फिर 1996 से सन 2000 तक ये फिर गायब हो गया। यही इसकी मोडस ऑपरेंडी है। कई साल तक गायब रहना, फिर एकाएक किसी एक सिंगल आदमी के रास्ते सिर उठाना और देखते ही देखते बड़े इलाके में फैल जाना, कईयों की जान ले लेना, कईयों को मौत के मुंह तक धकेलना और अचानक फिर से गायब हो जाना। इस छुपने और दोबारा उभरने के बीच ये वायरस कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रजाति के जीवों में छुपकर बैठा रहता होगा। ये जीव इन वायरसों के लिए स्विस बैंक की तरह होंगे, मतलब इन्हें अपने भीतर जिंदा रखने वाले संग्रह कोश, जिन्हें विज्ञान की भाषा में रिजर्वॉयर होस्ट कहा जाता है। जैसे येलो फीवर के रिजर्वॉयर होस्ट हैं बंदर, निपा और हेंड्रा वायरस के होस्ट हैं एशियाई फ्रूट बैट्स। मगर इबोला का रिजर्वॉयर होस्ट कौन है? जब वो इंसानों को संक्रमित नहीं कर रहा होता तब किस अड्डे पर छुपकर बैठा रहता है? इन सवालों का आज तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला।
साइंटिस्ट को पहले लगा कि शायद अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले चिंपैंजी या गोरिल्ला इबोला के होस्ट एनिमल हैं, मगर यह अनुमान गलत निकला क्योंकि इबोला से इनकी भी जान जाती है। अगर ये होस्ट होते तो इबोला से मरते नहीं। फिर एक्सपर्ट्स को लगा शायद फ्रूट बैट्स इबोला के भी मेजबान हैं, मगर ये केवल अनुमान है, पक्का जवाब नहीं है। इबोला महामारी के अब तक के सारे एपिसोड्स हर बार किसी एक इंसान से शुरू होते हैं, माने एक संक्रमित इंसान से शुरू होकर ये इन्फेक्शन महामारी बन जाता है। और वो शुरुआती मरीज कौन होता है? ऐसा कोई आदमी जिसने या तो किसी जंगली जीव को मारकर उसका मांस निकाला हो या फिर किसी ऑलरेडी मरे हुए जंगली जीव का मांस निकाला हो, यानी वो ऐसे जंगली जीव के सीधे संपर्क में आया हो जो पहले ही इबोला से इन्फेक्टेड था। अफ्रीका में जंगली जीवों के शिकार और मरे हुए जंगली जीवों को खाने की परंपरा रही है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके मार्फत वाइल्ड लाइफ में पल रहे कई खतरनाक वायरस इंसानों में जंप कर सकते हैं, जैसे इबोला और अब तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस भी। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स जंगली जीवों के शिकार और उनके मांस खाने पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। अफ्रीका के कई देशों में ऐसा प्रतिबंध लग भी चुका है, बावजूद इसके लोग नहीं मानते और कई बार अनजाने में मांस के साथ साथ खतरनाक महामारियां भी ले आते हैं। अब हमेशा की तरह एक सवाल, हम आज आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि अफ्रीका से एक चिंताजनक खबर आई है। 14 फरवरी को अफ्रीकन देश गिनी से एक बड़ी खबर आई। यहाँ के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि इबोला महामारी का एक और चैप्टर शुरू हो गया है। इस नए अध्याय में अब तक 7 केस सामने आए, इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। हो सकता है आपको 7 की संख्या सुनने में कम लगे, मगर याद रखिए इबोला बेहद संक्रामक है। दिसंबर 2013 में एक बच्चे एमिले ओ आमोनो से शुरू होकर कुछ ही दिनों में पूरे अफ्रीका में फैल गया था। 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इबोला के लक्षण उभरने में 2 से 21 दिन का समय लग सकता है। इसके लक्षण बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, गले की खराश, डायरिया और उल्टी होते हैं। कमोबेश ऐसे ही लक्षण मलेरिया जैसी बीमारियों के भी हैं। अफ्रीकी देशों में मलेरिया बहुत कॉमन है, ऐसे में कई बार लोग इबोला को मलेरिया या कोई और बीमारी समझ लेते हैं। ऐसे में ये बता पाना कि गिनी में अब तक कितने लोग संक्रमित हो चुके होंगे बहुत मुश्किल है। एक और बड़ी चिंता है, यहाँ बीमारी की झाड़ फूंक करवाने का भी प्रचलन है। 2014 में जब महामारी फैली थी उस वक्त एक झाड़ फूंक वाली की बड़ी भूमिका सामने आई थी। वो झाड़ फूंक वाली गिनी से जुड़ी सीमा के पास सियरा लियोन में रहती थी। इबोला के कई मरीज बीमारी को बुरी शक्ति का साया समझकर उसके पास झाड़ फूंक के लिए आते थे। इस चक्कर में वो खुद भी संक्रमित हुई और मर गई। उसके अंतिम संस्कार में खूब भीड़ जुटी। ये जुटान संक्रमण फैलने का और बड़ा जरिया बना। अफ्रीकी देशों में अब भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा दवाओं और डॉक्टरों पर यकीन नहीं करता। अंधविश्वास के चक्कर में वो डॉक्टरों के पास न जाकर तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। इन वजहों से महामारी को काबू करना मुश्किल हो जाता है। गिनी में हेल्थ एक्सपर्ट्स संक्रमित लोगों की पहचान में जुट गए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। एक नया इबोला ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाया गया है। मगर गिनी की हालत बहुत खराब है। वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में है, संसाधन भी नगण्य है। ऊपर से वहां पहले से ही 3 महामारियां फैली हुई हैं, एक कोरोना, दूसरा येलो फीवर, तीसरा मीजल्स और अब चौथा इबोला। गिनी अकेला अफ्रीकन देश नहीं जहां इबोला ने फिर सर उठाया हो। कांगो का भी यही हाल है। वहां अगस्त 2018 से इबोला की दूसरी खेप आई। संक्रमित लोगों में से तकरीबन 2/3 मारे गए। बहुत कोशिशों के बाद जून 2020 में कांगो ने ऐलान किया कि इबोला आउटब्रेक अब खत्म हुआ, मगर करीब 8 महीने बाद 3 फरवरी 2021 को फिर एक बुरी खबर आई। इस रोज पूर्वी कांगो में एक महिला की मौत हुई। जांच से पता चला वो इबोला से मरी थी। उस महिला के भीतर ये संक्रमण पहुंचा उसके पति के रास्ते। उसके पति को करीब 1 साल पहले इबोला हुआ था। इलाज में वो बच तो गया, मगर उसके शरीर से वायरस खत्म नहीं हुआ। वो वायरस पिछले करीब 12 महीनों से उसके वीर्य में छुपा बैठा था। सेक्स के दौरान इसी इन्फेक्टेड वीर्य से उसकी पत्नी संक्रमित हुई और मारी गई। WHO के मुताबिक इबोला वायरस वीर्य के भीतर 2 साल तक खुद को जिंदा रख सकता है। अब स्वास्थ्य अधिकारी लोगों को समझाने में लगे हैं कि जब तक वीर्य की जांच ना हो, जब तक उसे वायरस फ्री ना माना जाए, तब तक एहतियात बरतें। हालांकि यह एहतियात कितना असरदार है ये पक्का नहीं है, क्योंकि जिस महिला की मौत हुई उसके पति को इबोला ट्रीटमेंट सेंटर से डिस्चार्ज किए जाते वक्त पूरी जांच हुई थी। वीर्य का टेस्ट भी किया गया था। इसमें वीर्य वायरस मुक्त पाया गया था। इस नए केस के साथ कांगो में भी फिर से इबोला फैलने लगा है। 1976 से अब तक वहां 12 बार इबोला आउटब्रेक हो चुका है। कोविड-19 इबोला से नया वायरस है। इसका दायरा बड़ा है। लगभग समूची दुनिया इसकी चपेट में है। शायद इसलिए कोरोना की वैक्सीन बनाने में रिकॉर्ड तेजी दिखाई गई। इसके उलट इबोला ज्यादातर अफ्रीकी देशों को शिकार बनाता है। ये देश बेहद गरीब है। शायद ये भी एक वजह है कि अब तक इबोला की वैक्सीन
नहीं बनाई जा सकी है। ये था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी है सुर्खियों की। पहली सुर्खी म्यांमार से है। यहां सिविलियन लीडर आंग सान सू की के रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई। इसके चलते जन प्रदर्शन बढ़ने का अंदेशा था। ऐसे में सेना ने कई शहरों में टैंक्स उतार दिए। जगह जगह आर्मी तोपों से पेट्रोलिंग कर रही है। 15 फरवरी को करीब 8 घंटे तक देश में इंटरनेट भी ब्लॉक रखा गया। 14 फरवरी को दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही थी। वहीं उत्तरी म्यांमार के एक पावर प्लांट में सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इन सब यातनाओं के बावजूद प्रोटेस्टर्स डटे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके भीतर जीने मरने का डर खत्म हो चुका है। उन्हें अरेस्ट किया जाए कि गोली मार दी जाए, वो विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। इस बीच कई सरकारी महकमों के कर्मचारी भी विरोध जताते हुए सामूहिक हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरी सुर्खी पेरू से है। यहां विदेश मंत्री एलिजाबेथ एस्टेट को इस्तीफा देना पड़ा। यह मामला वैक्सीन स्कैंडल से जुड़ा है। पेरू में कुछ मंत्रियों ने चाइनीज स्टेट फार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोफार्म से गुपचुप कोरोना वैक्सीन मंगवाई और खुद को वैक्सीनेट कर लिया। पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा, उनकी पत्नी, स्वास्थ्य मंत्री और विदेश मंत्री समेत करीब 2000 सीनियर अधिकारियों ने यह टीकाकरण कराया। इसी मामले पर पिछले हफ्ते हेल्थ मिनिस्टर पिलर माज्जेटी को भी रिजाइन करना पड़ा था। पेरू में कोरोना का इलाज कर रहे 300 से ज्यादा डॉक्टर्स मर चुके हैं। 20,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में हेल्थ वर्कर्स से पहले खुद को वैक्सीनेट करने वाले मंत्रियों और अधिकारियों पर काफी नाराजगी है लोगों में। तीसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। यहां 11 फरवरी को क्वींसलैंड में एक शख्स मछली पकड़ने नदी गया और लौटकर नहीं आया। तलाशी के दौरान नदी में इंसान के शरीर के कुछ अवशेष मिले। शंका हुई कि शायद उस मछुआरे को मगरमच्छों ने खा लिया है। इसके बाद से ही वहां एनवायरनमेंट एंड साइंस डिपार्टमेंट मगरमच्छों का शिकार कर रहे हैं। अब तक 2 मगरमच्छ मारे जा चुके हैं। एक के पेट में इंसानी शरीर का हिस्सा मिला, दूसरे के पेट की तलाशी हो रही है। क्वींसलैंड में इस महीने और भी कई मगरमच्छ मारे गए हैं। इसे लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि मगरमच्छों का खतरा समझ आता है, मगर इससे निपटने के लिए उन्हें अंधाधुंध मारना कैसा हल है। अब एपिसोड के आखिर में बारी एक जरूरी ऐलान की। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम लेकर आ गए हैं लल्लन टॉप कहानी प्रतियोगिता 4 का फाइनल रिजल्ट। ये कहानी प्रतियोगिता 2019 में आयोजित की गई थी और इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया था। कई चरणों के क्रमबद्ध चयन के बाद हमने 15 टॉप कहानियां सिलेक्ट की, जिनको फिर से हमारे निर्णायक दल ने जांचा। यूं हमें एक विनर प्राप्त हुआ। विनर के साथ साथ कुछ और लोगों को भी इनाम दिया जाएगा। इनके विनर्स कौन है ये पता चलेगा आपको कल यानी 16 फरवरी को। तो देखते रहे लल्लन टॉप। अपना ध्यान रखें। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।